This call is now being recorded. This call is now taking note. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज के क्लास के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयंती भेड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हमारे मेरिडियंस का कंसेप्ट है वो, उसमें हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस पे हम लोगों ने चर्चा किया। और अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएचबी में, सेमेस्टर 3 का ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको स्पेशल क्लासेस में लेते हैं हम लोग, और ये है परीक्षण पार्ट 1। परीक्षण पार्ट 1 में हम लोग ब्लड का जो इन्वेस्टिगेशन है उन पर चर्चा करेंगे तिवारी जी के साथ। तो ओवर टू तिवारी जी। अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला, हम लोग ब्लड जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्ट स्क्रीन विजुअल है सर? विजुअल है, विजुअल। तो ये बुक है इन्वेस्टिगेशन, और जिसका लेसन फर्स्ट है, जिसपे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। डायग्नोसिस जो है उस पे जो कोशिश है कि ये जाना जाए कि डायग्नोसिस के क्या फायदे हैं या कैसा है। तो जैसा ये कि जो डायग्नोसिस है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो पोजीशन अगर देखा जाए तो बाद में आता है, क्योंकि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी इस फील्ड में प्रैक्टिस करता है, वो जो पेशेंट है उसके जो डिजीज है या उसका जो हिस्ट्री है या और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, इस बेस पर वो ये माना जा सकता है कि 75% ये समझ पाता है कि जो पेशेंट है वो, उसको ट्रीटमेंट किस चीज की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है। मीन्स की जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ये पेशेंट को देखकर या उसकी हिस्ट्री को जानकर ये तय कर लेता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या हो सकता है। लेकिन कई बार जब वो उसको लगता है कि हमें और भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो पेशेंट के बारे में जो ब्लड है या और भी पार्टिकल्स और भी बॉडी पार्ट्स क्या इंफॉर्मेशन देंगे डिजीज के बारे में, तो उसके लिए ये एक ब्लड टेस्ट सहारा है। और ब्लड टेस्ट ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक हेल्प करता है। ब्लड के अलग अलग जो तत्व हैं, परसेंटेज है चीजों की और सारी चीजें, वो हेल्प करती हैं डिजीज तक पहुंचने में। ये जरूरी नहीं कि वो डिजीज या डायग्नोस करेक्ट कर दे, लेकिन वो हेल्प करती है कि ब्लड में ये चीज है जिसका एक जनरल रूप से डिफाइन किया हुआ है कि ये उसकी वैल्यू रहेगी। उस वैल्यू से डिविएट होने पर वो ये जान पाएगा, ये समझ पाएगा, उस तरफ पहुंचेगा जहां पे कि वो ट्रीटमेंट क्या हो या बेस डिजीज का क्या हो सकता है, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो ये जानने की कोशिश करेगा। तो वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं लोग, और उसकी आवश्यकता भी है। तो ये जो ब्लड टेस्ट है वो क्या है, मनुष्य के शरीर का जो आंतरिक जलवायु, मीन्स की इनसाइड क्या एटमॉस्फेयर है, वो प्रेजेंट होता है, रिटन फॉर्म में दिखता है अलग अलग टेस्ट से, कि जो भी तत्व है ब्लड में, सेल्स है, प्लाज्मा है, एनीथिंग, फाइब्रोनोजन है, या
इसी से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो बॉडी के और पार्ट है वो कैसा फंक्शन कर रहे हैं, या जो ब्लड में चेंजेस हैं क्या वो किसी बॉडी पार्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं क्या। तो ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ब्लड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप जाएंगे किसी प्रैक्टिशनर के पास तो नॉर्मली अगर वो देखने की कोशिश करेंगे कि ब्लड में जो हम लोग पढ़े थे ल्यूकोसाइट हम लोग पढ़े थे, थ्रोम्बोसाइट पढ़े थे और इरिथ्रोसाइट, ये 3 मुख्य पार्ट है ब्लड के। तो हम लोग देखे थे कि इरिथ्रोसाइट क्या है, एनर्जी कैरी करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, और ल्यूकोसाइट क्या करता है, ये हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली है। और थ्रोम्बोसाइट हम लोगों ने देखा था कि वो जब भी ब्लड फ्लो होता है बॉडी से तो कट हो जाता है किसी वजह से, तो उसका वो करता है, रोकता है, क्लॉटिंग करता है, बॉडी से ब्लड फ्लो को रोकता है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है पहले उसकी अगर उसमें भी देखेंगे तो ल्यूकोसाइट जो है, जिसको हम लोग WBC भी देते हैं, व्हाइट ब्लड काउंट्स, तो ये उसकी हम लोग अभी पहले चर्चा करेंगे ये क्या है। तो अगर व्हाइट ब्लड काउंट जो हम लोग बॉडी में देखते हैं कि कितना होता है, तो 4000 से 11000 इसकी एक रेशियो होती है, माने ये काउंट है। तो एक तो वो टोटल है कि इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं कि कितना TLC है, माने व्हाइट ब्लड काउंट कितना है, तो वो अगर ये वैल्यू 4000 से 10000 होगी, और इसको हम लोग अलग से इस टोटल ल्यूकोसाइट काइंड TLC को भी अलग अलग पार्ट में डिफरेंशियल फॉर्म में, मतलब उसके अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली के पार्ट हैं जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसनोफिल, लिम्फोसाइट, इनके फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं, एक TLC जिसमें टोटल और एक डिफरेंशियल जिसमें सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है ब्लड टेस्ट से। तो अगर किसी TLC कितनी है, 4000 से 11000 की रेंज है उसकी। अब अगर किसी का ब्लड काउंट में अगर आप डिफरेंट व्यक्ति का देखेंगे तो किसी का 4000, किसी का 5000, किसी का 11000, 10000 में मिल सकता है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप स्वस्थ जब हो तो अपना ब्लड टेस्ट करवा के रखें। जब आपको लगेगा कि आप स्वस्थ हैं, तब आपकी बॉडी बीमार अवस्था में स्वस्थ वाला जो वैल्यू है उससे कंपैरिजन किया जा सकता है। तो अब आपको मिलेगा कि डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के लिए कि किसी को आप देखेंगे तो उसका 10000 है और किसी का 6000 है, तो हम बोलेंगे कि एक नॉर्मल रेंज में है, दैट्स गुड। लेकिन अगर किसी का नॉर्मली ये 5000 रहता है और आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो और आपको 10000 मिलता है, तो ये माना जा सकता है कि आपकी जो TLC है वो इंक्रीज्ड है, जबकि वो एक रेंज में है, 4000 से 11000 की रेंज में है। लेकिन अगर स्वस्थ अवस्था में ये 6000 है या 7000 है और आप टेस्ट कराएं और वो 10000 मिलता है, इट मीन्स कि वो इंक्रीज्ड है। तो अगर आप स्वस्थ कंडीशन में अपना ब्लड टेस्ट करा के रखेंगे तो कंपैरिजन करना इजी होगा। अदरवाइज आप बीमार होंगे, लेकिन 10000 की संख्या देखकर जो डॉक्टर होगा शायद बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि कुछ है, ऐसा सोचा जा सकता है। तो यही है कि अगर ये 4000 से 11000 के बीच में आपको ब्लड टेस्ट में मिलता है TLC, तो ये कहा जा सकता है कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपैरिजन अगर आप किए होंगे तो आपको लगेगा कि है या नहीं। नॉर्मल केस में ये कहा जाएगा कि नहीं। इंक्रीज या ल्यूकोसाइटोसिस क्या बोल रहा है कि जब ये बढ़ जाता है, इंक्रीज होगा, तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 10% इंक्रीज होने पे बोलेंगे, तो ये इंक्रीज्ड है मतलब बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर्स DLC के थ्रू, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के थ्रू ये जानने की कोशिश करेगा प्रैक्टिशनर कि क्या TLC बढ़ने से DLC के डिफरेंट पार्ट भी बढ़े हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था पीछे स्टडी करके कि जो न्यूट्रोफिल है जिसका ये परसेंटेज है 50 to 70, एस्नोफिल 1 to 3, लिम्फोसाइट 20 to 40, बेसोफिल 1 to 3 एंड मोनोसाइट 1 to 4, ये एक सामान्य रेंज है।
तो ये डॉक्टर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल बोन मैरो में ऑलरेडी रहता है, 2 to 3 टाइम्स बोन मैरो में ऑलरेडी रहता है, अचानक कोई आपको प्रॉब्लम हो गई एक्यूट, तो वो ब्लड में से आके सुरक्षा प्रदान करता है, फाइट करता है डिजीज से। तो ये काम है न्यूट्रोफिल, जिसको हम लोग पैदल सेना बोलते हैं। इसी में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लिम्फ नोड से बनते हैं और इनको बनने में टाइम लगता है। तो अब जैसे किसी के एग्जाम्पल के लिए ये ब्लड टेस्ट रखा हुआ है, आप देखेंगे कि न्यूट्रोफिल जो है वो 78% है ब्लड टेस्ट में, नॉर्मल वैल्यू क्या 50 to 70 है। ये एक जो इंडिकेट कर रहा है कि यही आपके पास टीएलसी कुछ भी हो, 5,000 हो 10,000 हो, लेकिन अगर न्यूट्रोफिल 78% है, वो ये बताता है कि जो आपको बीमारी हुई है वो जल्दी की है, एक्यूट है, और वो न्यूट्रोफिल उस कारण बढ़ गया है। लेकिन अगर किसी का न्यूट्रोफिल 50 से 70 की रेंज में रहेगा और 68 आएगा तो माना जाएगा कि नॉर्मल है, गुड है। तो डीएलसी में जो ये जो न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट ये बताते हैं कि पेशेंट को एक्यूट है, माने अभी की बीमारी हुई है या आगे की बीमारी हुई है, मतलब 15 दिन से या 10 दिन से बीमार है। क्योंकि जो लिम्फोसाइट है इसको बनने में, इसको इंक्रीज होने में मोर देन 10 डेज लगता है। मान के चलिए कि 14 डेज, मोर देन वीक तो मान के चलिए, क्योंकि लिम्फोसाइट 14-15 दिन में बनता है नए सेल्स। तो अगर लिम्फोसाइट बढ़ना हुआ है, इसका मतलब कि ये, क्योंकि रक्षा प्रणाली का सबसे मजबूत सिस्टम है लिम्फोसाइट, ये लिम्फ नोड से बनता है, लिम्फ नोड से बनता है, तो ये माना जा सकता है कि ये बड़ा हो। तो यहाँ पर 18% है तो वेरी गुड है। यहाँ न्यूट्रोफिल की कोशिका बड़ी है और लिम्फोसाइट की संख्या कम है। लिम्फोसाइट कितना 18% है, तो परसेंटेज चूंकि चेंज हो गई, टीएलसी बढ़ी है इसलिए, लेकिन यहाँ लिम्फोसाइट प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रोफिल एक्यूट बीमारी है। इसमें ये कह रहा है कि आपको कोई विशेष नहीं है, लेकिन एक्यूट इंफेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस। वो कह रहा है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करेगा पेशेंट को, तो अगर उसको फीवर है, पेन है, तो जो पेशेंट अभी बीमारी बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर बोल रहा है पेन है, फीवर है, तो वो आप ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अगर ये चेंज होता है आगे, अगर आप नेक्स्ट स्टेज चेंज कराएंगे तो आपको पता चल सकता है कि क्या हुआ है। मे बी सामान्यतः ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ना किसी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस का प्रवेश करने का द्योतक है। अगर हम बताया जाए कि 3 गुना रहते हैं, तो ये अचानक कोई होता है तो ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है कि जब ये ल्यूकोसाइट 10% बढ़ जाता है तो हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। 10% इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे किसी का नॉर्मली 10,000 रहता है और वो 11,000 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं। किसी का 8,000 रहता है, उसका 9,000 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आपको पता होना चाहिए स्वस्थ कंडीशन में। लेकिन 11,000 में ल्यूकोसाइटोसिस ऐसे पहली बार में डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कि अपर रेंज में है, लेकिन वो उसको नॉर्मल मान के बोलेगा। जो ये ल्यूकोसाइटोसिस है 10% की बहुत सारे रोग में हो जाता है, जैसे आपको फीवर हुआ, इम्पाइमा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, गाउट, यूरेमिया, टीबी, ल्यूकेमिया, बहुत सारे रोग हैं जिनमें ये WBC जो है ये बढ़ जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है, सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आपका जो शरीर है वो बचाव प्रक्रिया में लगा हुआ, माने सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, फाइट कर रहा है, जो अंदर आया हुआ बैक्टीरिया या वायरस है उसे फाइट कर रहा है, इसलिए उसकी संख्या बढ़ गई। बढ़ती क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल ऑलरेडी बोन मैरो से वापस आ जाता है ब्लड में। अब न्यूट्रोफिल की बात करें अगर, तो न्यूट्रोफिल की वैल्यू अगर अधिक है तो ये भी कोई ये नहीं बताता कि आपको कोई विशेष रोग हुआ, लेकिन हुआ है। रोग बहुत सारे हैं, न्यूमोनिया, एम्पाइमा, एक्यूट हेमरेज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, कार्सिनोमा, माने बहुत सारे रोग हैं जिसमें न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि शरीर प्रक्रिया में बचाव की लगा हुआ, स्पेशल आपको कुछ नहीं बताएगा कि आपको ये हुआ। अब
अगर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है 40% से 20 से 40 से ज्यादा, तब ये वही हम बोले थे कि क्रोनिक हो गया, एक्यूट नहीं है, कि इसको बनने में टाइम लगता है, लिम्फोसाइट की बनने में इसको टाइम लगता है। तो अगर किसी का लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो ये कहा जाएगा कि ये बीमारी क्रोनिक है, लंबे समय से। लंबे समय का मतलब है कि मोर देन 10 डेज या 15 डेज से है, तभी लिम्फोसाइट बना हुआ है। रोगी को हफ्तों से पहले आया, बच्चों में ये 8 से 10 वर्ष में इसकी गणना 60 to 70। ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा है 8 to 10 ईयर्स का और उसका लिम्फोसाइट ज्यादा है तो ये परेशान होने का नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये सामान्य है, ऐसा हम लोग अपने हिसाब से पढ़े। किसी व्यक्ति को बार बार ज्वर आना, खांसी आना, कमजोरी लगना, लक्षण की बार बार आवृत्ति, माने बार बार उसको बुखार हो रहा है, बार बार कमजोरी लग रहा है, तो लिम्फोसाइट की गणना करानी होगी। और वो अगर बढ़ी हुई है तो ये माना जा सकता है कि इनको प्रॉब्लम है। और क्योंकि लिम्फ नोड में बनता है ये लिम्फोसाइट, तो अगर वो बढ़ी है तो लिम्फोसाइट शरीर में कहीं बड़ा आपको मिल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गिल्टी या जो शब्द बोलते हैं, तो वो बढ़ा हुआ मिल सकता है जगह जगह, क्योंकि वही लिम्फ नोड जो है बनाता है लिम्फोसाइट। ये सबसे शक्तिशाली सदस्य है और ये क्या करता है, वो शील्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये बड़ा हुआ है तो जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है उसको इसे सीरियस लेना चाहिए और नोक पे काम करना है। माने अगर लिम्फ नोड्स लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं तो ये सीरियस है बीमारी, माने 15 दिन से ऊपर से, तो इस पे काम। अगर शरीर में कहीं कोई गिल्टी मिलती है, खासकर एक्जिला और ग्रोइंग में, और आपको फीवर है तो, और आपको लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिलेगा, तो ये माना जाएगा कि आपको कोई ना कोई क्रिटिकल बीमारी है, क्योंकि ये लिम्फ नोड टी और बी जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, रहते हैं, ये दोनों डिजीज को नोट करके, उसकी कार्यशैली और को नोट करके उसके हिसाब से उस एंटीजन के जो आता है, वो एंटीजन होता है, उसके हिसाब से वो मेजर करते हैं उससे लड़ने के लिए, और बनाते हैं नया अस्त्र जिससे कि उसको मारा जा सके। कई बार ऐसा, इसीलिए 15 दिन मान के चले कि लगा हुआ है। कई बार जो वायरस आता है वो म्यूटेट हो जाता है, तो हर बार जब वो आएगा तो, क्योंकि एक बार अगर उसको मेजर कर लिया तो जब भी वो आएगा उसको बनाने में 15 दिन नहीं लगेंगे, इमीडिएटली उसके अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंटीजन माने बाहर से आया हुआ, एंटीबॉडी माने बॉडी में बना हुआ उसे लड़ने के लिए। तो अगर पहले वो आया हुआ है तो वो बॉडी के पास इंफॉर्मेशन है, तो इमीडिएटली उसे फाइट करने के लिए वो लिम्फोसाइट काम करता है। लेकिन अगर वो म्यूटेट कर लिया या कोई नया आया तो नया बनाना पड़ेगा, तो वो टाइम लगेगा, इसलिए वो चिरकालीन हो जाएगा। लिम्फोसाइटोसिस, अगर लिम्फोसाइटोसिस ये 10% बढ़ा हुआ है, ये कितना है, जो भी आपकी नॉर्मल रेंज रहती होगी लिम्फ नोड्स की, लिम्फोसाइट की 20 से 40 से, किसी का अगर 30% रहा हुआ है और उसको अगर 40% मिलता है तब ये सोचा जाना चाहिए। तो 10% नॉर्मल से एबव जो है, एंड इंक्रीज इन लिम्फोसाइट परसेंटेज बाय 10, अगर 10% इंक्रीज हो गया तो लिम्फोसाइटोसिस हो गया। जिसमें भी 10% बढ़ जाएगा वो टोसिस या हो जाएगी, और घट जाएगा तो पेनिया हो जाती है, लिम्फोपेनिया। तो 10% जो इंक्रीज हो गया ये क्या बोलेगा कि लिम्फोसाइटोसिस है। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लिम्फो क्या करता है। एक ऐसे कि जब किसी को एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इस केस में जो ये इस लिम्फोसाइट का जो हेल्पर टी सेल है, वो जो एड्स रोग है, ये उसी को किल कर देता है, जो लिम्फोसाइट का हेल्पर टी सेल है। और फिर वो जाके इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता लिम्फ नोड को कि इसके अगेंस्ट कोई अस्त्र बनाना है, माने एंटीबॉडी बनानी है, तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पाती है उसको किल करने के लिए, क्योंकि जो ये वायरस है वो जो लिम्फोसाइट ग्रुप का हेल्पर टी सेल है उसी में लपेट लेता है, उसी को किल कर देता है। तो जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन देने वाला है, जो एलिमेंट कि इसके अगेंस्ट आपको बनाना है एंटीबॉडी, माने इसके अगेंस्ट आपको अस्त्र तैयार करना है, उसी को पकड़ लिया एड्स में वायरस ने, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं देता सिस्टम को, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी लिम्फ नोड्स नहीं बना पाता है। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट क्रिटिकल है, इसमें बहुत रिस्क, हाई लेवल का रिस्क है, क्योंकि लिम्फ नोड
उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है वो बीमार कम पड़ेगा, लेकिन आप अगर इस अपनी अज्ञानता से इसे इम्यूनिटी को वीक करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक आप असंतुलित भोजन कर रहे हो, असमय भोजन कर रहे हो, आपकी दिनचर्या अनियमित हो, वातावरण में प्रॉब्लम हो, दूषित हो, आपके विचार दूषित हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करते हैं। तो इसलिए अगर आप इन सब चीजों से बचेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा, आप बीमार कम पड़ेंगे। इसीलिए ये जो वैक्सीनेशन है, जैसे ट्रिपल वैक्सीनेशन है, टेटनस, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ या पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, मीजल्स, इनके टीके बच्चे को क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि टीका जो होता है ना, ये एक डेड कंडीशन में एंटीजन होता है। ये वही वायरस या बैक्टीरिया है जो बॉडी में बच्चे के डाला जाता है, वो डेड, अबाउट टू डेड, जो नुकसान नहीं करेगा बॉडी को, लेकिन जब वो बॉडी में जाता है तो लिम्फ नोड को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि नया कोई बैक्टीरिया आया है और उसके अगेंस्ट वो ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखता है। और चूंकि वो सेल डेड है, अबाउट टू डेड है, तो वो बॉडी को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी बना के रखती है। इसीलिए जब कभी आपको ये रोग होगा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, जिसका टीका लग गया है, तो एंटीबॉडी बॉडी के पास रहेगी, वो आने वाले बैक्टीरिया वायरस को, जो आप एंटीबॉडी, उसको किल कर देगा। तो आपको 15 दिन नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये टीका दिलाने का सबसे बड़ा फायदा है कि बॉडी उसको पहचान कर उसके लिए, उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना के रखती है। इसीलिए टीका लगाना बहुत आवश्यक। सेकेंड है न्यूट्रोफिल के बाद एसिनोफिलिया। एसिनोफिलिया नॉर्मली क्या है कि वो 1 से 3% रहती है, तो अगर डीएलसी बढ़ गया है तो उस हिसाब से वो बढ़ेगी, या मैंने टीएलसी बढ़ गया है। तो ये एसिनोफिल के जो है ना, नॉर्मली क्या है कि ये कहाँ रहता है, भोजन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ये बड़ा है तो ये मान के चलिए कि इन सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। माने यहाँ से ही वायरस अंदर आएंगे डायरेक्ट। जो ये है ना खाने का जो सिस्टम हम लोग ओरल इंटेक करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, तो इन सिस्टम में इन वायरस की संभावना रहती है। इनकी संख्या रक्त से अधिक इन सिस्टम में मौजूद है। कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एसिनोफिल के। तो ये एक सुरक्षा कौन प्रदान करती है इसी में, क्योंकि ये भोजन के लिए मार्ग बाहर से आता मटेरियल खुला रहता है या ब्रीदिंग में, तो इसलिए ये, और खांसी आपको बहुत हो जाए या कोई पेट के विशेष रोग हो तो जरूर आपको ये टेस्ट कराया जाना चाहिए। इस एलर्जी की दिशा में ये ज्यादा पाए जाते हैं। एसिनोफिलिया अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका शरीर इन मार्ग में इन्फेक्शन को रोक रहा है, उसके प्रति मतलब उससे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, फाइट कर रहा है, इसलिए ये बढ़ा हुआ मिलता है और ज्यादा ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी में मिलता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट अकेले कम नहीं मिलेगा, क्योंकि मोनोसाइट क्या करता है, वो क्लीन करता है। तो क्लीन करता है, जब फाइट होगी सेल्स में तो डेथ होगी, तो उनको क्लीन करने का काम करेगा, इसलिए मोनोसाइट बढ़ा हुआ है। और मोनोसाइट बढ़ा माने हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा बड़ा है, मतलब वायरस या बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रोफिल या इनसे लड़ रहे हैं, तो जब डेथ होगी तो उनको क्लीन करने का काम मोनोसाइट करता है। तो अगर ये बड़ा हुआ है मतलब बॉडी में हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, क्लीन कर रहा है वो डेथ सेल को। ल्यूकोसाइट की गणना आशा से अधिक, अगर 15,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में अगर 15,000 से ज्यादा मिलता है, जैसे 4,000 से 1,000 हम लोगों ने बात किया था, तो ये माना जा सकता है कि आपको ब्लड ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं, वो हो सकता है। माने अगर किसी का WBC 15,000 से ज्यादा, 15,000 से मतलब कि पर क्यूबिक मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में अगर संख्या 15,000 से ज्यादा मिलती है तो संभावना ब्लड ल्यूकेमिया की बनती है, या ब्लड और भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना बनती है। अगर ये डेली चेक करे जाए तो ये डेली ही आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, अगर आपको ये रोग हो गया है तो। अगर आपको ल्यूकेमिया हो गया है तो ये डेली बढ़ेगा काफी तेजी से। इन रोगियों को क्या है, अक्सर जो है फीवर मिलेगा,
और इनको लिम्फ नोड बड़ा हुआ जो गिल्टी बोलते हैं ग्रोइंग एरिया में या गले में जहां भी, तो ये अगर बढ़ा हुआ मिलता है और हाई फीवर है और ल्यूकोसाइट 15,000 से ऊपर है, तो आप ये सोच सकते हैं कि पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है। 3 केस बोल रहा है। गिल्टी जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपको मिले, बड़े बड़े दिखे ग्रोइंग में, गिला में या इधर गले में, और 15,000 से ऊपर हो WBC और इनको फीवर अक्सर आता हो, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये हो सकता है। अगर ये बढ़ा हुआ है 10% तो ल्यूकोसाइटोसिस, अगर ये घटा हुआ है तो ल्यूकोपेनिया। किसी में भी जो गिर जाता है उसको हम लोग पेनिया लेते हैं, और एसाइएसटोसिस जो है वो इंक्रीज केस में लेते हैं। तो अगर देखिए 2 चीजें हैं, WBC का बढ़ना भी बहुत खतरनाक है और गिरना भी बहुत खतरनाक है। अगर WBC 4,000, किसी को 5 या 6,000 WBC मिलती है, इसलिए हम लोग बोले कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। किसी का रेगुलर अगर 6,000 रहता है और 6,000 मिलता है तो नहीं घबराना है, लेकिन अगर उसका रेगुलर 10,000 मिलता है और उसको 5,000 मिल रहा है तो आपको थिंक करना होगा, भले वो रेंज में है, आपको इंतजार नहीं करना कि 4,000 के नीचे आ जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि आप स्वस्थ कंडीशन में अपना ब्लड टेस्ट करा के रखें। अब 4,000 है और ब्लड टेस्ट में 4,000 मिल रहा है तो मत परेशान होइए, लेकिन 10,000 है और आपको 5,000 या 4,000 मिल रहा है तो आपको परेशान होना है, सोचना चाहिए। भले डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं वो तो रेंज में है, लेकिन नहीं, आप बोलिए कि नॉर्मल कंडीशन में ये 8,000 रहता है, तो 4,000 होगा, माने वो फॉल 50% है। ये क्या है, अगर गिरती है तो कैसे गिरेगी? कोई भी चीज कब गिरेगी, जहां वो बनती है वहां न बने या उसकी डेथ रेट बढ़ जाए, 2 ही चीज है। उस चीज की डेथ रेट बढ़ जाए या उसका प्रोडक्शन ना हो। तो अगर कैसे नहीं होगा, ये बनता मैक्सिमम किसमें है, लिम्फ नोड में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बनता है और बाकी बोन मैरो में बनता है, तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब। तो अगर किसी वजह से आपका बोन मैरो का फंक्शन खराब हुआ जहां बनता है या लिम्फ नोड में प्रॉब्लम हुई तो आपकी WBC गिरने लगेगी, क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली है, इनकी डेथ टाइम है, सबके अलग अलग डेथ साइकिल है, इतने दिन बाद डेथ हो जाएगी। लेकिन जब डेथ हो रही है बोन मैरो से नहीं बन रहा, लिम्फ नोड से नहीं बन रहा, इसको मतलब कि आपको बोन मैरो की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा केस कि इनका प्रोडक्शन रेट फिक्स है लेकिन इनकी डेथ ज्यादा हो रही है। कुछ ऐसे डिजीज है जिनमें इनकी डेथ ज्यादा होगी, लाइक टाइफाइड, मीजल्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या वायरल हेपेटाइटिस। कुछ ऐसे डिजीज है जिनमें बन तो सही रहा है लेकिन उनकी डेथ ज्यादा हो रही है। ये दोनों केसों में आपको कम मिल सकता है। ल्यूकोसाइट संख्या का कम होना कोई सीधा नहीं है, लेकिन पेशेंट की जो शिकायत है, कंप्लेन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अनुमान लगाना है कि वो कहाँ से हो रहा है। जैसे उसको मिजल्स हुआ है या टाइफाइड हुआ है तो आपको बोन मैरो नहीं सोचना है। अगर टाइफाइड हुआ है तो फिर अभी मान के चले कि गिरा हुआ मिलेगा, तो ट्रीटमेंट आपको टाइफाइड के अकॉर्डिंगली करना है। सॉरी, लेकिन अगर उसको टाइफाइड, मिजल्स नहीं हुआ कुछ इस तरह के रोग, तो आपको फिर बोन मैरो पे भी सोचा जा सकते हैं आप। न्यूट्रोपेनिया, अगर न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो गई तो ये बोल रहा है कि टाइफाइड, ये डीएलसी में उसी को डिफरेंशिएट करके अलग अलग बोल रहा है। तो अगर वो गिरा हुआ है तो टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या मीजल्स में न्यूट्रो इसकी मौत ज्यादा हो रही है और प्रोडक्शन सही है, तो ये हो सकता है न्यूट्रोपेनिया अगर आप डीएलसी कराए हैं तो। न्यूट्रोपेनिया माने 10% माइनस देन द नॉर्मल। लिम्फोपेनिया माने 10% मान। एप्लास्टिक एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया वही जब बोन मैरो प्रोडक्शन करना बंद कर दे बेंजीन विकिरण से या किसी दवाइयों के इम्पैक्ट से या किसी वजह से, तो प्लास्टिक एनीमिया और एड्स जैसे रोगों में लिम्फोसाइट का घटना माने सामान्य से 10%, किसी शरीर के किसी बड़े रोग की मौजूदगी का, माने शरीर में रक्षा पंक्ति की मौत हो रही, वही लिम्फोसाइट
लिम्फोपेनिया, अगर लिम्फोसाइट बन नहीं रहा है और इसका बोन मैरो बना नहीं, ये लिम्फ नोड्स बना नहीं रहे, तो ये आपको सोचना होगा कि लिम्फ नोड नहीं बन रहे तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन रहे। जैसे एड्स में बताया था कि नहीं बनेगा क्योंकि टी हेल्पर सेल को ही वो किल कर देगा, तो लिम्फोसाइट नहीं बनेगी प्रतिरक्षा प्रणाली, तो उसमें लाइफ रिस्क हो जाती है। तो ये थे WBC पर हम लोग। अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं जो RBC का एक पार्ट है। हीमोग्लोबिन नॉर्मली टेस्ट कराते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करता है, ब्लड में लेके जाता है, बॉडी को, सेल्स को देता है। अगर हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन क्या है, RBC का एक प्रोटीन है जिसके कारण ब्लड रेड दिखाई देता है। तो अगर आप में RBC कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो इसको एनीमिया बोलेंगे। परसेंटेज कम हो गई हीमोग्लोबिन की तो एनीमिक हो गई, माने हीमोग्लोबिन कम है, माने एनीमिया कम होने का क्या नुकसान है, ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, जो चीजों को ले जाना है सेल तक वो नहीं लेगा। अगर किसी के पास 14 ग्राम है परसेंट में और किसी के पास 8 ग्राम है, तो वो 8 ग्राम उतनी ही हीमोग्लोबिन ट्रांसफर होगा बॉडी में, और 14 ग्राम में 14 होगा, तो ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो आप इसको डॉक्टर चेक करेगा, जिसका नॉर्मल रेंज 14 +-1, 13 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 में हो सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 8, 9, 10 आता है तो आपको ये जानना चाहिए कि इसका हीमोग्लोबिन गिरा हुआ है, वीक फील करेगा, एनीमिक कहा जाएगा उसे, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ रीजन है। इसे क्या है, एक है माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, एक कम हो गया और एक ज्यादा हो गया, माइक्रो में छोटा और मैक्रो में बड़ा। जब ये एनीमिक सेल, या समझ लीजिए जो सेल है, इन बड़ा और छोटा हो जाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन बड़े हो गए साइज में या छोटे हो गए, तो दोनों केस में उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। हम लोग आगे इसको देखते हैं क्या है। रोगी को एनीमिया है ये जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है एनीमिया के बाद कि रीजन क्या हो सकता है। उसका जो हीमोग्लोबिन है या RBC है, उसकी संख्या कम क्यों है, एक कई रीजन हो सकते हैं, उसमें कुछ रीजन की चर्चा करते हैं। जैसे क्या है कि वो व्यक्ति भोजन नहीं ले रहा अच्छे से, जिससे कि इन तत्वों का निर्माण हो। अगर वो माल न्यूट्रिशन है, स्टार्वेशन मींस कि वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, प्रोटीन कम होंगी। तो अगर वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है कि वो खाना तो ले रहा है, लेकिन उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जो भोजन का मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम लोग डाइजेशन बोलेंगे, वो नहीं हो रहा है। डाइजेशन नहीं हो रहा, छोटे छोटे पार्ट में टूट नहीं रहा, तो वो टूट ही नहीं रहा तो यू एब्जॉर्ब नहीं होगा। टूट ही नहीं रहा तो रीजन के टूट नहीं रहा। तो अगर प्रोटीन नहीं टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं टूट रहे हैं, फैट नहीं टूट रहा है, मीन्स कि जो डाइजेशन है GIT में, स्पेशली इंटेस्टाइन में, वो नहीं हो रहा। तो एक रीजन ये है कि एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। कि अगला केस कि वो डाइजेशन तो हो रहा है, माने वो किस कंडीशन में है कि एब्जॉर्ब हो, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। इस केस में अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो भी जाएगा नहीं। अगला चीज क्या हो सकता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद भी सेल उसका यूज नहीं कर रहा। सेल यूज नहीं, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस में ग्लूकोज है, अगर ये ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन सेल किसी भी मेलाइटिस है, IDDM या नहीं, माने इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 या टाइप 2, कोई भी अगर उसको मेलाइटिस है, डायबिटिक मेलाइटिस, तो सेल का मुंह ही नहीं खुलेगा। अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल अंदर नहीं जाएगा, सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो अवेलेबल है शुगर, लेकिन सेल को शुगर नहीं मिल रहा, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एब्जॉर्ब होने के बाद भी सेल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अगला जो रेड ब्लड सेल है, इनकी डेथ 120 दिन बाद होती है। अगर इनकी डेथ पहले होने लगी, हीमोलिसिस होगी, मैंने पहले उनकी डेथ होने लगी, तो भी रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, इनकी जो लाइफ है उससे पहले ही मरने लगे। अगला क्या रीजन हो सकता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही, रीजन कुछ भी हो सकता है, पेप्टिक एड्यूडिनल अल्सर हो सकता है,
महिलाओं को वो मेंसेज हो सकते हैं, लंबा रहे, माने किसी वजह से बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है ज्यादा, आवश्यकता से अधिक, तो आरबीसी कम हो जाएगी। अगला रीजन क्या हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन, आंतों में क्या है, ऑलरेडी वर्म है, जो ब्लड बन रहा है उसको वो पी जा रहे हैं, तो आपको, आपके पास ब्लड की कमी होगी। तो बहुत सारे ये रीजन हो सकते हैं एनीमिया के। आपके पास एनीमिया है तो आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। पेशेंट बोलेगा खाना नहीं खा पा रहे हैं, पच नहीं रहा है, या ब्लीडिंग बहुत हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये बताए, इस पर आपको जानना है ब्लड टेस्ट से या किसी और से कि क्यों एनीमिक है। इससे आप पेशेंट का हिस्ट्री भी जान सकते हैं कि ये रीजन हो सकता है एनीमिक होने का, और एनीमिया में रोगी के एनीमिक होने का स्पष्ट नहीं होगा तब बोन मैरो बायोप्सी भी कराया जा सकता है। अब देखिए इसको, अगर ये देखें कि एनीमिया, एनोक्सिया और साइनोसिस, ये तीन चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान दे लेते। एनीमिया मीन्स कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप जहां पे है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। और तीसरा, ये दोनों मिक्स हो गए हैं, एचबी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया और कैपिलरी में कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड एचबी कंसंट्रेशन, कैपिलरी में जो हीमोग्लोबिन है उसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, वो एक प्रॉब्लम हो गई। तो क्या है, अगर आप देखेंगे कि एनीमिया की बात करेंगे तो हम लोग पीछे बोले थे कि क्या क्या है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, फॉल्टी प्रोडक्शन, माने जो आरबीसी बन रहा है वही फॉल्टी है, या हिमोलिसिस है, ब्लड डेथ रेट ज्यादा है। और इनमें देखेंगे रीजन, अगर एनोक्सिया की बात करेंगे, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की जो बात करते हैं, एनेमिक एनोक्सिया मींस कि उसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया। हाइपोक्सिया, जहां पे आप वातावरण में वहां पे ऑक्सीजन कम हो गया। स्टेग्नेंट एनेक्सिया, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया, कहीं पर कैपिलरी में या कहीं पे ब्लड का फ्लो ही नहीं हो रहा है। या सेलुलर साइटोक्रोम 70, एक ऐसा है कि सेल में प्रॉब्लम हो गई है एनोक्सिया, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की। तो ये रीजन हो सकते हैं एनीमिया की, एनोक्सिया की। अगर ये दोनों ही मिल जाते हैं, मीन्स कि एनेमिक हो गया और ऑक्सीजन की, जहां गया वहां ऑक्सीजन नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिल सकती है, तो ये है साइनोसिस। A combination of anemia and anoxia, main consideration is that blood return to heart is stopped or blocked. ये दोनों कंडीशन है कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, रिटर्न हार्ट तक नहीं हो रहा, कहीं ब्लॉकेज है, या पेरिफेरियल जो बाहरी सर्कुलेशन है वेसल्स की वो किसी वजह से डिक्रीज हो जा रही है, तो ये साइनोसिस है। इसको अब देखिएगा इसी तरह, थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें ये रीजन है कि साइड क्या होगा, तो डाइट को देखना है, डाइजेशन एसेस करना है, एब्जॉर्प्शन एसेस करना है, जो लोगों ने पीछे पढ़ा था। इसमें वही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है, या डिफ्यूजन, जहां पे एक्सचेंज ऑफ सेल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, O2 और CO2 चेंज होते हैं, वहां तो प्रॉब्लम नहीं है। और भी इसमें हो सकते हैं कि हार्ट के, जैसे आप साइनोसिस की बात करेंगे तो हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, ब्लड फ्लो, क्या ये इफेक्टिव है, तो ये सारी चीजें बोलती है कि आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज है, या दोनों है, या साइनोसिस में हार्ट या लंग्स कोई फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा, ब्लड का फ्लो बाधित हो गया किसी वजह से। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, अगर किसी को एनीमिया हो गया तो कुछ साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर एनोक्सिया हो गया तो कुछ ही महीने तक जिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो एक दिक्कत है, चाहे जिस ट्रैक की प्रॉब्लम हो। और अगर ये दोनों ही हैं तो फिर तो ये बोला जा सकता है कि सर्वाइवल डिफिकल्ट है, कुछ दिनों का पेशेंट में हमारे। आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम हो गया। एक बार इसको आप देख लेंगे, इसमें वही है, तीनों को डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग बोलते हैं जनरल ब्लड पिक्चर। अगर एक तो वहां से आपको मिलेगा, बाकी आप ब्लड को जो आरबीसी है उनके शेप और साइज को भी जाना जा सकता है जनरल ब्लड पिक्चर से। जैसे रक्त में किसी पैरासाइट, अमीबा, वर्म, मलेरिया का चिन्ह मिलना सीधा सीधा रोग निदान देता है। इसके लिए ब्लड, मात्र ब्लड
रक्त फिल्म जो है इसकी रिपोर्ट चाहिए। मलेरिया में झुरझुरी होगी, फाइलेरिया में कीड़े और पेट में वर्म्स, दुबला रहना क्योंकि वो ब्लड पी जाएंगे। इसे जनरल ब्लड पिक्चर की संज्ञा दी गई है। तो जो ये आरबीसी है ना, इसके अगर शेप और साइज डिफरेंट हो गए तो भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन। तो ये भी चेक कराया जाना चाहिए किसी कंडीशन में। वो तय करेगा प्रैक्टिशनर की क्या कंडीशन है, तो ये चेक कराएगा क्या, जनरल ब्लड पिक्चर जीबीपी, उसमें ये मिलता है कि शेप साइज टाइप क्या है। जैसे एक कंडीशन आएगी एनिसोसाइटोसिस, इसमें जो आरबीसी होगा इसका शेप ही अलग अलग मिलेगा। इसमें किसी भी साइज का जो एक स्टैंडर्ड साइज है 7 से 8 माइक्रोन अगर साइज माने तो यह कुछ भी साइज मिलेगा। इसको नाम है एनिसोसाइटोसिस। पाइकिलोसाइटोसिस आकार बदलेगा, उसमें साइज बढ़ेगा, आकार वही रहेगा पहले वाले में, लेकिन इसमें अलग अलग आकार मिलेगा, कुछ भी आकार हो सकता है, तो उसका ये नाम है। मेगालोसाइटोसिस, इसमें क्या है कि जो आरबीसी की साइज है वो बढ़ी हुई मिलेगी, हीमोग्लोबिन की आरबीसी की वो बड़ा है। छोटा है माने माइक्रोसाइटोसिस, अगर वो ग्लोबुलर आकार है, स्फेयर के आकार का है तो स्फेरोसाइटोसिस, शेप के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं। ओवल है तो एलिप्टिकोसाइटोसिस, क्योंकि अगर एलिप्टिकल बन गया। सीकेल शेप हाशिया के आकार का है तो सीकेल शेप सेल है ये। लेप्टोसाइटोसिस, केंद्रीय मोटाई जो थिकनेस है उसकी जो ऑक्सीजन कैरी करती है वो कम हो गया। या हेलमेट शेप का है, या नया ताजा बना है पॉलीक्रोमोटोफिलिक सेल, जो नए नए आरबीसी बने हैं। पंक्टेट वेसोफिलिक सेल, जिसमें ऐसे सेल हैं जिसमें चलने की तरह छेद बने हुए हैं। एरिथ्रोब्लास्ट सेल, जो अभी अच्छे से बने ही नहीं या पक्के हैं। रेक्टिकुलोसाइटोसिस, आरबीसी से बनने की स्थिति। अगर ये सारे ब्लड पिक्चर में मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नॉर्मल शेप और साइज चेंज होगा तो उसकी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, वो ले ही नहीं जाएगा। तो ये सब रीजन हो सकते हैं ब्लड या न्यूट्रिशन को सेल तक ले जाने के लिए कि नहीं ले जा पाएगा। उपरोक्त तो दिए गए विभिन्न प्रकार के जो इरिथ्रोसाइट है आरबीसी, आकार और साइज की फिल्म ही बता देती है। विभिन्न प्रकार विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि एनिसोसाइटोसिस और पाइकिलोसाइटोसिस कहता है कि बोन में अगर ये आपको मिलता है तो ये क्या कहता है कि बोन मैरो में आरबीसी तेज बन रहा है। तेज बनने से क्या हो रहा है कि कुछ अनियमित कोशिकाएं बन रही हैं। जो आरबीसी बन रही हैं वो इरेगुलर है, किसी शेप किसी साइज के बन रहे हैं, क्योंकि उनकी जनन जो है ना बनने की गति फास्ट हो गई है। तो ये तेज क्यों है, इसके लिए आपको क्या देखना होगा, भोजन तत्व, हार्मोन और जनन अंगों को परखना होगा। एनीमिया एक ऐसा लक्षण है जो किसी भी रोग में उत्पन्न हो सकता है। शरीर रक्त के बनने में शरीर के लगभग सभी सेल मदद करते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से सेल में प्रॉब्लम होगी, वो आपको एक प्रयास करना होगा जानने के लिए। माइक्रोसाइटोसिस क्या है, अगर शरीर में आयरन की कमी हो गई या आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, जिसमें क्या क्या जिम्मेदार होंगे, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, लीवर और बोन मैरो। अगर इस मेटाबॉलिज्म आयरन की नहीं, मतलब माइक्रोसाइटोसिस है तो आप आयरन की कमी सोच सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिक एरर है, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया आती है कहा सकता है उसकी पिछली पीढ़ी से आ रहा है। बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल। मेगालोसाइटोसिस सामान्य से बड़े हो गए, अगर ये बड़े हो गए तो यहाँ पर ये हो सकता एरिथ्रोसाइट का बढ़ना। पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, बोन मैरो की प्रॉब्लम यहाँ भी होगी क्योंकि बनते तो वहीं से है। तो पर्निशियस एनीमिया मीन्स हम लोग ये जान सकते हैं स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस दे रहा है वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेलमेट शेप है, अगर हेलमेट शेप की आरबीसी है तो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन या लंबे समय से आ रही किडनी की कोई बीमारी है। पंक्टेट आरबीसी दी लेड पॉइजनिंग के केस में ही पाया जाता है। तो ये अलग अलग शेप और साइज हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आप इस तरफ सोचिए
क्या किडनी सोचना है, बोन मैरो सोचना है, डाइजेशन सिस्टम सोचना है, माने स्टमक सोचना है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे किसी को सिकल सेल हो गया तो आपको जेनेटिक है, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि जेनेटिक है, अगर उसमें कुछ हो सकता है क्योंकि जेनेटिक है, अगले पीढ़ी को भी जाएगा। बोन मैरो में प्रॉब्लम होगी तो वो आप देख सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो वो देख सकते हैं। तो ये ब्लड पिक्चर में जो शेप है आरबीसी का और साइज, ये आपको उस तरफ सोचने को कह रहा है कि कहाँ पे इनका प्रोडक्शन है, कहाँ की प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिस्टम को आपको देखना है। एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट जो कोशिकाएं हैं, ये बनने के तुरंत जनन के सदस्य हैं। ये ब्लड में नॉर्मली नहीं पाए जाते, बोन मैरो में पाए जाते हैं। ब्लड में इनकी उपस्थिति ये बताती है कि जल्दी जल्दी बन रहा है, इसीलिए इरिथ्रोसाइट सामान्य से अधिक गति से मर रहा है। मलेरिया पैरासाइट का जीवन चक्र इरिथ्रोसाइट के माध्यम से पूर्ण होता है। इरिथ्रोसाइट की हिमोलिसिस हो रही है, माने इरिथ्रोसाइट माने आरबीसी की डेथ हो रही, हिमोलिसिस हो रही माने डेथ हो रही है, वो खत्म हो रहा है। लेडीज में, मेंस में और बच्चों में ये सामान्यता बड़ी मिलती है। तो ऐसे केस में मासिक धर्म के बाद, तो ऐसे केस में आपको पता रहेगा कि अगर ऐसा केस है तो आप थिंक कर सकते हैं कि इन केस में थोड़ा बड़ा मिलता है। इसके अलावा पस कोशिकाएं माइक्रोफाइलेरिया या जीवित बैक्टीरिया की मौजूदगी रोग निदान में सहायक होते हैं। तो आप जनरल ब्लड पिक्चर से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और एक गुण है ब्लड में कि इरिथ्रोस ईएसआर में क्या है कि हम लोग देखें कि ब्लड में हमारे तीन सेल्स हैं और प्लाज्मा है जिसमें हमारा ये सारे सेल्स मूव करते रहते हैं, सस्पेंडेड है। हम लोग पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जो सस्पेंडेड फॉर्म में, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसके सेल प्लाज्मा में सस्पेंडेड फॉर्म में। तो अगर एग्जाम्पल के लिए कि ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक ग्लास लेते हैं और उसमें कुछ कोयले के चूर्ण मिला देते हैं, अगर आप उसको हिलाते हैं चम्मच या किसी से तो वो तब तक तो मिला हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा पेंदी में। रीजन क्या है कि जो वो वाटर है या कोयले का चूर्ण है, कोई भी चीज है, उनकी जो डेंसिटी जो होती है ना, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होगी। अलग अलग होने से जो भारी होगा वो नीचे बढ़ जाएगा और जो लाइट होगा वो ऊपर हो जाएगा। इसी तरह जब ब्लड को अगर हम कहीं पर स्टेशनरी रख दे, छोड़ दे, एक ट्यूब में किसी भी चीज में निकाल के, अगर फ्लो होने के लिए पंप नहीं है किसी वजह से, तो जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आपको क्लियर प्लाज्मा दिखने लगेगा। तो दोनों का कलर अलग होने लगेगा, प्लाज्मा अलग कलर में दिखने लगेगा और आरबीसी नीचे दिखेगी। तो उस अगर किसी परख नली में हम लेते हैं तो ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो हम क्या जानना चाहते हैं, ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये जो इरिथ्रोसाइट है कितनी देर में तलहटी में बैठते हैं। अब कैसे बैठेंगे ये डिपेंड किस बात पे करेगा, वो इस बात पे करेगा कि जो ब्लड सेल है और जो प्लाज्मा है, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना डिफरेंस है। क्योंकि भारी जो होगा वो बैठेगा, लेकिन जो अगर प्लाज्मा में ही स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो वो धीरे धीरे बैठेगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो प्रतिरोध नहीं करेगा, वो जल्दी से नीचे सेटल होगा। तो जो सेटल होने का रेट है इरिथ्रोसाइट, हम वो मेजर करते हैं, वो कुछ आपको अंदाजा देता है कि क्या हो सकता है। अगर प्लाज्मा गाढ़ा है, इसको ध्यान से समझिए, और प्लाज्मा गाढ़ा नहीं है, उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में बोल रहे हैं। और नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि बहुत गाढ़ा, अगर बहुत गाढ़े लिक्विड में आप एग्जांपल के तौर पे आप शहद ले लीजिए और उसमें कोई चीज डालिए तो उसको पेंदी तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, भले वो भारी होगा। अब आयरन की बात ना करें लेकिन कम उस पे, लेकिन अगर उसी को वाटर में डालेंगे तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएगा। तो सेटल डाउन होने का जो रेट है वो डिपेंड करेगा दोनों पे, जो सेल है उसका वेट क्या है और जो प्लाज्मा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो सेटल डाउन होने के रेट को
हम लोग मेजर करते हैं। डिपेंड किस बात पे करता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें मौजूद तत्व विशेष प्लाज्मा प्रोटीन की सांद्रता, कंसंट्रेशन पर। वही आपको बताए थे कि कितना वो कंसंट्रेट है, जिसमें जितना कंसंट्रेशन होगा वो फ्लो का विरोध करता है। हायर कंसंट्रेशन विरोध करेगा, लोअर कंसंट्रेशन कम विरोध करेगा। तो जिसका प्लाज्मा का कंसंट्रेशन हायर होगा उसका ESR रेट ज्यादा होगा, वो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होगा। तो ये देखेंगे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है प्लाज्मा की वो 1.03 से 1.04 है, और जो ब्लड सेल है इनका 1.09 से 1.02, मीन्स कि इनका ज्यादा है। तो ये भारी हुई, एक टेम्परेचर 15 डिग्री पर ये है, तो भारी हुई तो उस प्लाज्मा में धीरे धीरे आप रख देंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सेटल डाउन के रेट को मेजर करना है। अब ये क्या है कि जो ब्लड सेल है वीनस, माने वेनस में जो ब्लड सेल है, अगर 15 डिग्री पे देखेंगे तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 ब्लड का है। हम लोगों ने ऊपर देखा था प्लाज्मा का और सेल का, ये है ब्लड का, क्योंकि मिक्स हो गया दोनों का। इसको टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, इसको विशेष वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब नाम है, उस ट्यूब को लेते हैं, उसमें कुछ एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड या सिट्रेट है, और उसमें ब्लड में और उसके ट्यूब में छोड़ देते हैं, और ट्यूब को देखते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या होता है। तो जो सेटल डाउन होता है, जो भारी होगा वो नीचे बढ़ जाएगा, मीन्स की ब्लड सेल नीचे बढ़ जाएंगे जो सेल होंगे। तो ये वैल्यू जो होती है 0 to 20 मिलीमीटर, अगर 1 घंटे में देखेंगे तो 0 से 20 mm उसका सेटल डाउन होगा, इतना नीचे आएगा। जिसका जल्दी आ जाएगा, जिसका मतलब 40 mm आ गया, इट मीन्स कि उसका जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी कंसंट्रेशन कम है। तो ESR का मान पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है, मतलब उनमें ज्यादा सेटल डाउन होगा ESR का मान 20 से ज्यादा, कारण कि महिलाओं में जल ज्यादा होता है, सेक्स है, मतलब वही कंसंट्रेशन कम हो गया तो जल्दी से वो सेटल डाउन होगा, तो उनका सेटल डाउन होने की जो रेट है ESR वो ज्यादा होता है। रक्त का सेडिमेंटेशन होना उसका यथार्थ गुण है। जीवित व्यक्ति में क्या है कि पंप करता रहता है तो ब्लड फ्लो होता रहता है, लेकिन जब आप कहीं रख देंगे तो सेटल डाउन हो जाएगा। इसमें एक बात ये कह रहा है कि जो हम लोग का 2 प्रेशर होता है, एक ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मीन्स कि उसमें पंप प्रेशर देता रहता है, और डायस्टोलिक माने कि पंप नहीं देता है। ऑलरेडी अवेलेबल ब्लड में जो ट्यूब ब्लड वेसल्स है वो वापस अपने पोजीशन में आके प्रेशर क्रिएट करती है, वो डायस्टोलिक प्रेशर है। तो अगर ये सारे सेटल डाउन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी रहती है, पंप ब्लड फ्लो कराता रहता है बॉडी में, इसलिए ये दीवारों से कम संघर्ष घर्षण करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि फ्लो होने के लिए प्रेशर एनर्जी है। लेकिन अगर ये प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है तो हो सकते हैं कि ये सेल ब्लड वेसल्स के दीवारों में फ्रिक्शन कर सकते हैं। इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर अगर 60 से कम हो गया तो पॉसिबिलिटीज है कि ये ब्लड सेल्स जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं ये दीवारों से लड़े ब्लड वेसल्स के। ऐसा करेंगे तो गैसों का एक्सचेंज ऑफ सेल्स भी कम हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये होगा कब? कौन सी दशा होगी जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी? क्योंकि ब्लड फ्लो होना है। तो अगर लीवर और किडनी का कोई रोग है, हाइपोप्रोटीनीमिया, इस केस में प्लाज्मा की ग्रेविटी कम हो जाएगी, माने इसमें जल्दी सेटल डाउन होगा। रक्त में फाइब्रोनोजन का स्तर कम हो गया तो जल्दी सेटल डाउन होगा, क्योंकि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हुई तो सेटल डाउन फास्ट होगा। आप अधिक जल पी रहे हैं, ओवर हाइड्रेट है, सलाइन डिफ्यूजन है या प्रेगनेंसी है, इस केस में प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी और सेटल डाउन फास्ट होगा, जो रेट ESR का वो हायर हो जाएगा। दूसरा केस कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाए तो सेटल डाउन कम होगा, वो केस क्या हो सकता है? आपके उसमें ब्लड में पानी कम हो, डिहाइड्रेशन हो, हाइपरग्लाइसेमिया हो, ग्लूकोज का लेवल हायर हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो,
जल गया किसी वजह से, आपके शरीर से जल, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, उसी तरह पानी बर्न हो रहा है। अब किसी केस में अगर आप जल गए तो उस केस में भी ये हो जाएगा, क्योंकि आपका पानी जल जाएगा बॉडी का, अगर आप जल गए। यूरेमिया, ये ब्लड यूरिन का जो प्रॉब्लम है, या सीवियर एक्सरसाइज, तो ये केस है जिसमें आपका प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो ईएसआर का रेट कम हो जाएगा। ऊपर अगर ग्रेविटी कम हो गई तो ईएसआर रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ग्रेविटी बढ़ गई तो ईएसआर का रेट कम हो जाएगा। तो ये अगर आपका ईएसआर का रेट मान लीजिए कम हो गया, तो आप ये सोच सकते हैं कि डिहाइड्रेशन है क्या, हाइपरग्लाइसीमिया है क्या, कहीं बर्न केस तो बाहर से दिखेगा, कोलेस्ट्रॉल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने से आपको ये सारी चीजें सोचनी होगी। एक चीज सेल का अलग है और प्लाज्मा का अलग है। तो ये सार अगर आपका बढ़ गया तो हाइड्रेशन हो गया, और घट गया तो डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। अब क्या है कि अगर ब्लड सेल की अब बात करें, वहां तो हम लोग प्लाज्मा की बात कर रहे थे, ब्लड सेल की। अगर ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई, जो 1.09 है, अगर वो कम हो गई, वो क्यों कम हो सकती है? आयरन डिफिशियंसी हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, या प्लास्टिक एनीमिया हो। प्लास्टिक एनीमिया हो तो बेंजीन और बोन मेरो की कारण हो सकती है। पर्निशियस अलग है, प्लास्टिक अलग, तो बेंजीन विकिरण है। और ये तो अगर ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, देर से होगा क्योंकि वो हल्का हो गया। और अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई तो ये सार आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि भारी वाला जल्दी से जाएगा। तो पॉलीसीथेमिया, ल्यूकेमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या सीवियर एक्सरसाइज, तो ये केस ये बताता है कि अगर आपके ब्लड में प्लाज्मा या ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होती है तो ये सार चेंज होगा। और ये सार चेंज हो रहा है तो आपको ये अंदाजा दे सकता है, डायरेक्ट आपको डिजीज नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि अगर आप चेक कराएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड का या उसका सीरम का, प्लाज्मा का, तो अंदाजा लग सकता है। दूसरा क्या है कि एक वो भी दशा है जिसमें हो सकता है प्रॉब्लम, क्या, जिसमें रक्त प्रवाह बढ़ या घट जाए, लो बीपी हो गई, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया, वेंट्रिकल फेल्योर है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर है, कंजेसिव कार्डियल फेल्योर है, पल्मोनरी इन्फार्क्शन है, या स्लीप है। इन केस में भी ब्लड का प्रेशर अगर कम हो गया या ये सब वेंट्रिकल फेल्योर है, कार्डियक फेल्योर है, तो इसमें भी आपका जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। तो ये जो सेल्स है वो ब्लड वेसल्स की दीवारों से टकराएंगे और ये भी चिपक सकते हैं। हम लोग सो बोले थे ना, स्लीपिंग कंडीशन में तो 4 या 5 या 6 बजे सुबह वो होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ट अटैक होता है, क्योंकि वो थ्रोम्बोसाइट चिपक जाता है, तो ब्लड का प्रेशर कम होता है। उपरोक्त सभी दशाओं में रोगी की दशा शोचनीय रहती है, किंतु उसके रोग का कोई लक्षण ये सार को क्रेडिट नहीं होता। मतलब ये सार डायरेक्ट कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो आपको अंदाजा लगाता है कि क्या प्लाज्मा में कोई दिक्कत है, सेल में कोई दिक्कत है। ये आपको अंदाजा सिर्फ ये देता है कि क्या हो सकता है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताएगा। हम लोगों ने बोला था कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो एक लैमिनर फ्लो में बहता है, जो सेंट्रल है, जो बीच में है, वह थ्रोम्बोसाइट होता है, जो साइज में सबसे छोटा है, 2 से 3 माइक्रोन का है। और सबसे बाहर है वो ल्यूकोसाइट है, और बीच में इरिथ्रोसाइट चलता है। जिनकी साइज बड़ी है वो दीवारों की तरफ रहते हैं, और जिनकी साइज छोटी है वो सेंटर में रहते हैं। इसलिए अगर किसी वजह से ब्लड का फ्लो कम होता है तो ये सब दीवारों में चिपक जाएंगे, और अगर प्लेटलेट जाके दीवारों के आसपास चिपक गया तो वो ब्लड का फ्लो ही रोक देगा, वहीं पे प्लग करवा देगा, माने ब्लड का फ्लो कम करवा अगर हो गया तो थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स है ये चिपक जाएगा दीवारों में, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सोते समय एक दिक्कत होती है। तो ब्लड के फ्लो कम होने से ब्लड के सेल्स की जो लोकेशन है फ्लो होने की सेंटर में छोटा, और बाहर की तरफ, मतलब आईडी में ब्लड के अंदर ही जो बाहर की तरफ है वो बड़ी चलती है। फ्लो कम होने से ये डिस्टर्ब हो जाएगा और आपस में ये ब्लड सेल्स चिपक सकते हैं। जैसे थ्रोम्बोसाइट आपस में चिपकेंगे
तो ये कारक बन जाएंगे और ट्यूब ब्लड के जो कैपिलरी है इसमें ब्लड का फ्लो रोक सकते हैं। तो ईएसआर को चिकित्सा में इन्फ्लेशन की पहचान है तो एक नॉन स्पेसिफिक मेजरमेंट। इस नॉन स्पेसिफिक है, बार बार कह रहा है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन की दशा में जिसमें रक्त फाइब्रोनोजन स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, लीवर में अगर फाइब्रोनोजन की सिंथेसिस अधिक हो गई तो ज्यादा हो जाएगा। इस केस में अगर लीवर में फाइब्रोनोजन का बढ़ना ज्यादा हो, बनना सिंथेसिस ज्यादा हो गई, तो ये जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, ये आपस में चिपकने लगते हैं। कैसे? रियोलैक्स फॉर्मेशन है, जैसे आप 10-20 सिक्के रखे और उनको गिरा है तो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरह वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और चिपक जाने से आरबीसी भारी हो जाएगा और प्लाज्मा में सेटल डाउन होने लगेगा। तो अगर सेटल डाउन ज्यादा हो रहा है तो ये कह सकता है कि अब लीवर के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपका कब उस केस में फाइब्रोनोजन सिंथेसिस बढ़ गया, मतलब कि प्लाज्मा पर आप सोचिए, फाइब्रोनोजन प्लाज्मा का एक पार्ट है, तो उस स्थिति में बढ़ने से आरबीसी चिपकने लगेंगे तो सेटल डाउन ज्यादा होंगे। माने प्रॉब्लम लीवर की हो सकती है लेकिन सेटल डाउन आरबीसी होकर नीचे बैठने लगेंगे, तो ये आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आरबीसी की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग केस में आप इसको देख सकते हैं। लिम्फोप्रोफेरिया डिसऑर्डर में भी पाए जाते हैं और ये फाइब्रोनोजन की जगह ये कि अनेक हीमोग्लोबिन जो हम लोग सेल से ये एक एंटीबॉडी की तरह जो बनाता है लिम्फोसाइट से, उनके कारण भी ये ज्यादा हो सकती है। टाइम ज्यादा हो गया। ईएसआर का मान उन रोगों में सामान्य से अधिक आता है जहां शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है। तो अगर ये ज्यादा है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पे फोकस करना होगा। और महिलाओं में, विशेषकर गर्भवती महिलाओं में फाइब्रोनोजन की मात्रा अधिक होने से ईएसआर का मान पुरुषों से अधिक होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो ईएसआर उसका ज्यादा हो सकता है। तो ये ईएसआर का मान 1 घंटे में एज +10/2 महिलाओं के लिए है। ईएसआर का मान सामान्य से गिरता है अगर, लेकिन यही बार बार कह रहा है कि पुरानी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, देन आप कंपैरिजन कर पाएंगे। किस केस में गिरता है? सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसिथेमिक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस केस में ईएसआर मान का ज्यादा गिरता है। ईएसआर का मान निम्न रोगों में भी आपको पता चल सकता है: माइलोमा, टेम्पोरल आर्टेराइटिस, पॉलीमाइलिगिया रियूमेटिका। ये जो डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस और इन्फेक्टिव कार्डिटिस, इन रोगों में भी ईएसआर का मान डिफरेंस होगा। तो इन ईएसआर से आप ये पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस रोग, कौन से, जैसे टेम्पोरल में है या रूमेटिक जो आर्थराइटिस है, इन रोगों के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो ईएसआर से आपको हेल्प मिल सकती है। आगे रखना है सर? आप बताइए। टाइम हो गया, अब लोग बताएं, क्योंकि टाइम हो गया। ये और लोग बताइए। ठीक है, बताइए अगर है तो चलेंगे। बबली, रोक दें? जी सर, देख लो सर को जो टाइम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो नहीं, और भाई सब लोग बैठे हुए सर हैं। रहने दो। हाँ ठीक, रोक थैंक यू दे सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर इसका ईएसआर का आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उपचार, ईएसआर का उपचार हम लोग देते हैं लेफ्ट, किसमें बोलिए? लेफ्ट आरएफ। ईएसआर माने लेफ्ट आरएफ, बोन मैरो। लेफ्ट आरएफ में 5/6 LHM, नोट कर लीजिए। लेफ्ट आरएफ 5/6 LHM, 2/4 टोन 3/6 सीडेट। 2/4 टोन मतलब जल बढ़ाना है ना, 2/4 टोन 3/6 सीडेट। ये ईएसआर का स्पेसिफिक है। ये हमेशा लीवर के टेस्ट के, लीवर के मामलों में इस तरह जितने स्पेसिफिक आपको बीमारियां मिलेंगी, जॉन्डिस वॉन्डिस, इन सब में बहुत यूज होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर
आप राइट आरएफ में, लेफ्ट आरएफ में तो आपने दिया, लेफ्ट आरएफ में 5-6 एलएचएम में दिया, 2-4 टोन, 2-4 बढ़ा, जल बढ़ाया और 3-6 घटाया, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ESR का। इसी के साथ एक ट्रीटमेंट और दे दीजिए, अगर राइट आरएफ में दे दीजिए 5-6 एलएचएम और 4-5 सीडेट 3-6 टोन, तो दोनों स्पेसिफिक मिला करके ये ट्रीटमेंट बढ़िया काम करते हैं। किसके मामले में? ट्यूबरकुलोसिस टाइप की सिचुएशन में, कि आपको टेम्परेचर हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। एक तो टीबी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वो सब होगा, बुखार रहेगा। तो लेकिन अगर उस तरह की भी टाइप टीबी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन बीमारी होगी तो उसका इलाज, स्पेसिफिक इलाज आयुर्वेदिक में ये है। तो ये बताना जरूरी था, हमने कहा बता दें आपको कि जहां आपको इस तरह हो वहां ये कर लीजिए कि ये ESR का स्पेसिफिक है। लेफ्ट आरएफ 5-6 एलएचएम, समझ लीजिए 5-6 एलएचएम कहां पर आ रहा है? 5-6 एलएचएम आएगा आपको पीछे बोन मैरो के बगल में। 5-6 एलएचएम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और 2-4 को जल को बढ़ाना है, 2-4 टोन और 3-6 सीडेट। लेकिन अगर इसी के साथ हम राइट आरएफ में यही 5-6 एलएचएम में दे दें और हम दे दें 4-5 सीडेट 3-6 टोन, तो ये दोनों एक साथ मिलकर के ट्यूबरकुलोसिस टाइप या ट्यूबरकुलोसिस का भी उपचार हो सकता है। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी शक्ति याद करते हैं और उनकी इस शक्ति को कि वो हम जो भी ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान एक शक्ति है, वो एक फोर्स है, वो एनर्जी है। उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर जरूर करें। किसी को भी करिए, आप 1 को करिए, 2 को करिए, 4 को करिए, कोई बात नहीं, उससे घबराइए नहीं। लेकिन वो एक मुख्य धारा में दूसरे लोग आते रहेंगे, हमारी थेरेपी बढ़ती रहेगी, खेमका सर का सपना पूरा होता रहेगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग तिवारी जी को इतना बढ़िया, देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िए, दोबारा एक जरूर किताब पढ़िए। ये किताब जो है ये किताब है परीक्षण भाग 1, और इसी तरह परीक्षण भाग 2 भी है। हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे अगली बार से कभी ये कि हम लोग परीक्षण पार्ट 2 को भी पढ़े, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी किताब है। और उसमें देखिए इनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि ये मालूम है तो हमको ट्रीटमेंट का हमारे पास चाइनीज में है और वहां भी है, तो हमारे पास 2 चीजें हैं, तो इसके माध्यम से हम पता करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है वीडियो को ऑफ करते हैं और